इतनी बड़ी कायनात में इंसान अकेला क्यों है? हम यहाँ कैसे पहुंचे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर इंसान हमेशा से गौर करता आया है और हर दौर में मजहब ने, फलसफियों और साइंसदानों ने इन सवालों के अपने अपने जवाब दिए हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बदलती नॉलेज इकोनॉमी के बायस रवायती नजरियों पर लोगों का यकीन कम हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि जदीद साइंस के जरिए हम इन सवालों के जितने बेहतरीन जवाब आज ढूंढ सकते हैं, पहले मुमकिन नहीं था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिंदगी की ये कहानी कब और कैसे शुरू हुई। जब कुछ नहीं था तो किस तरह हमारी कायनात, सितारे और सैयारे वजूद में आए। कैसे सही मौसम और माहौल से जिंदगी ने जन्म लिया। जिंदगी की इब्तदाई शक्लों ने सूरज की रोशनी से किस तरह फायदा उठाकर सदियों का सफर बरसों में तय किया और कैसे इंसान एक बार फिर वही तरीका दोहरा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अरबों साल पहले सितारों की मौत से हमारी जिंदगी ने कैसे जन्म लिया। दो टांगों पर चलकर इंसान को समाजी जिंदगी का ख्याल कब और कैसे आया और जमीन पर इंसान की हुक्मरानी किस तरह इस सैयारे के लिए खतरा है। साइंसदान इस दुनिया में हमारी जिंदगी को मुख्तलिफ स्टेजेस के हिसाब से बयान करते हैं। इन स्टेजेस को साइंसी जुबान में थ्रेशोल्ड कहा जाता है। थ्रेशोल्ड को समझने के लिए आप प्रेशर कुकर की मिसाल लें। पानी से भरे कुकर का ढक्कन बंद करके चूल्हे पर चढ़ा दें तो कुछ देर बाद उसकी सीटी बजती है, यानी कुकर में इतनी भाप बन जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, जिसकी इत्तला वो सीटी बजाकर देता है। अगर आप उसका वेट उठा दें तो भाप बाहर निकलने लगेगी, लेकिन ना उठाए तो कुकर फट जाएगा। यानी भाप बनना और सीटी बजना कुकर का थ्रेशोल्ड है। हमारी तारीख में भी थ्रेशोल्ड की यही हैसियत है। हर थ्रेशोल्ड के बाद जमीन पर जिंदगी पहले से ज्यादा पेचीदा शक्ल इख्तियार करती गई। अब तक हम 8 थ्रेशोल्ड देख चुके हैं। एक से दूसरे थ्रेशोल्ड में जाने के लिए खास हालात चाहिए। इन हालात को साइंस की जुबान में गोल्डीलॉक कंडीशंस कहते हैं, यानी ऐसा तवाजुन कि जब ना तो बहुत ज्यादा गर्मी थी और ना बहुत ज्यादा सर्दी, और इन हालात से एक के बाद एक थ्रेशोल्ड आता चला गया। लेकिन बिग बैंग का क्या करें? कौन से हालात उस अजीम धमाके का सबब बने? तब ना मौसम था ना माहौल, सर्दी थी ना गर्मी, तब तो कुछ भी नहीं था। तो फिर बिग बैंग कैसे हुआ? शायद इसके लिए वो अल्फाज सबसे मुनासिब हैं जो एक साइंस फिक्शन राइटर ने कहे थे कि पहले कुछ भी नहीं था और फिर वो फट गया। अभी तक हमें ये पता चल चुका है कि 14.25 अरब साल पहले बिग बैंग से ये कायनात बनी थी। इसे आप हमारी तारीख का पहला सबसे बड़ा वाकया कह सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बिग बैंग के ठीक अगले सेकंड में, बल्कि उस सेकंड के भी अरबवें हिस्से में क्या हुआ था। उस वक्त ये पूरी कायनात एक एटम से भी छोटी थी। इंसानी दिमाग एटम जैसी हकीर चीज की जिसामत नहीं समझ सकता, लेकिन इससे अंदाजा लगा लें कि पेंसिल के एक नुक्ते में एक ही वक्त में करोड़ों एटम मौजूद होते हैं। शुरू में ये सिर्फ एनर्जी थी, फिर ये मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील होती गई, जैसे कशिशे शकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या बर्क मकनातीसी लहरें। एक सेकंड बाद मादा जाहिर हुआ, जिसके बाद पेचीदा ढांचे बनने लगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बहुत ही मामूली पार्टिकल हैं, ये मिलकर न्यूक्लियस बन गए। ये सब बिग बैंग के चंद मिनट के अंदर हुआ था। लेकिन फिर जमीन ठंडी होने लगी और बनने बनाने का अमल आहिस्ता होता चला गया। 3,80,000 साल बाद इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के गिर्द मदार में कैद हो गए, जिन्हें बर्क मकनातीसी लहरों ने बांध रखा था। यहीं से हीलियम और हाइड्रोजन के पहले एटम वजूद में आए। इससे अंदाजा होता है कि कायनात का आगाज बहुत ही हकीर था, हमारी सोच से भी ज्यादा छोटा, एक नुक्ते जैसा। आज जो सितारे सैयारे हम देखते हैं, ये सब उस एक नुक्ते में दबे हुए थे और फटने के बाद से अब तक मुसलसल फैल रहे हैं। रात को आसमान में बिखरे सितारे देखें तो लगता है ये हमेशा यही थे, लेकिन असल में सितारे बिग बैंग से 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल बाद वजूद में आए, जब कशिशे शकल ने सितारों के लिए गोल्डीलॉक कंडीशंस पैदा किए। उस वक्त तक जमीन धुएं का एक गोला थी, जिसमें मादे की मौजूदगी छोटे छोटे टुकड़ों से ज्यादा नहीं थी। कुछ जगहों पर यह मादा ज्यादा था और कुछ जगहों पर कम। जिन जगहों पर ज्यादा एटम्स थे, वहां कशिशे शकल ने इन्हें आपस में जोड़ दिया
इस मिलाप के बायस इनकी स्पीड बढ़ गई और दर्जा हरारत ऊपर जाने लगा। वक्त के साथ साथ मादे के ये बादल गहरे और गर्म होते गए। रफ्तार बढ़ने से दर्जा हरारत 1 करोड़ डिग्री तक चला गया तो खरबों प्रोटॉन्स के मिलने से हीलियम न्यूक्लियस का जन्म हुआ। इस फ्यूजन से इंतहा की गर्मी और एनर्जी पैदा हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइड्रोजन बम में होता है। उस वक्त हालात एक भट्टी जैसे थे जो बगैर रुके एनर्जी रिलीज करती चली जा रही है, और उस वक्त तक करती रही जब तक सब प्रोटॉन आपस में मिल नहीं गए। ये अमल लाखों अरबों साल चलता रहा और सितारों की पैदाइश पर मुकम्मल हुआ। इस वक्त भी कहकशां में बहुत से सितारे आपस में जुड़े हुए हैं। यूं समझ लें कि सितारों के शहर आबाद हैं। हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे में सैकड़ों अरबों सितारे हैं। लेकिन सितारों की सिर्फ पैदाइश ही नहीं, उनकी मौत ने भी कायनात के सफर में अहम किरदार अदा किया है। किसी बड़े सितारे के खत्म होने पर कशिश सकल उसकी बुनियादों को आपस में टकरा कर इसके परखच्चे उड़ा देती है। एक लम्हे के लिए इस सितारे में पूरी कहकशां जितनी एनर्जी भर जाती है, और फिर चंद ही लम्हों के दौरान इस धमाके में पीरियोडिक टेबल के ज्यादातर एलिमेंट खला में बिखर जाते हैं। यानी सितारे की मौत, इसका मलबा कायनात के लिए एक खाद का काम करता है। सूरज के हम पर बहुत एहसान है। गर्मी, रोशनी, एनर्जी और इस जमीन को वजूद में लाने का एहसान भी सूरज पर ही है। सूरज एक सितारा है और सितारे बनने के अमल का सानवी हिस्सा है सैयारे, जिनमें से एक सैयारा जमीन है। सैयारे बनने का अमल खला में ऐसी जगहों पर होता है जो केमिकल्स के बादलों से भरी रहती हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि हमारे निजाम शमसी का मरकज सूरज है, यानी तमाम सैयारे इसी के गिर्द घूमते हैं। सूरज के वजूद में आने के बाद मलबे का एक ढेर पीछे रह गया था, जिसमें मुख्तलिफ गैसेस, गर्द और बर्फ के जर्रे भी शामिल थे। इनके साथ कुछ हल्के अनासर जैसा कि हाइड्रोजन और हीलियम भी थे, लेकिन वो सूरज की झुलसा देने वाली लहरों की नजर हो गए। इसीलिए हमारे निजाम शमसी के बाहरी किनारे पर मौजूद सैयारे ज्यादातर ऐसे अनासर से ही बने हैं, जबकि सूरज के करीब वाक़ जगह ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे केमिकल्स से भरी पड़ी थी, और यहीं पर जमीन, वीनस और मार्स जैसे सैयारे वजूद में आए। वक्त गुजरने के साथ साथ मादे के टुकड़े आपस में जुड़ते चले गए और मदार में घूमने लगे। इनसे शहाबे साकिब पैदा हुए। इनकी जमीनी कशिश इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने आसपास घूमने वाले मलबे को अपने साथ जोड़ लिया। बिलाखिर इसी अमल से सैयारे वजूद में आए। इस अमल के निशान हम आज भी देख सकते हैं। यूरेनस और इसके रिंग्स का टेढ़ापन किसी दूसरे खलाई जिस्म के साथ टकराने का नतीजा हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि चांद मरीख जितने किसी सैयारे के साथ जमीन की टक्कर से वजूद में आया हो। इस हादसे ने मलबे के ढेर खला में बखेर दिए होंगे और इनमें से एक हिस्सा जमीन के गिर्द चक्कर लगाने लगा होगा, और बिलाखिर उसने चांद की शक्ल इख्तियार कर ली। लंबे अरसे तक इंसान यही समझता रहा कि पूरी कायनात में सिर्फ एक ही निजाम शमसी है, जिसके अपने सैयारे हैं, चांद हैं, और सैयारों की शक्ल में मलबे के ढेर इसके सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन पिछले 30 सालों में हमें पता चला है कि ज्यादातर सितारों के अपने सैयारे भी हैं। हो सकता है कायनात में अरबों तरह के और सैयारे भी हों। ये तो बाद में पता चलेगा कि इनमें से कितने सैयारों पर जिंदगी मुमकिन है, लेकिन किसी सैयारे पर कैसे हालात हों कि वहां जिंदगी वजूद में आ सकती है। वीडियो के अगले हिस्से में आप यही देखेंगे। जिंदगी क्या है? इसे आप छोटी छोटी मॉलिक्यूलर मशीनें कह सकते हैं जो स्पेशल खोलों में रहती हैं, जिन्हें हम खुलिये कहते हैं। इन मशीनों की तादाद अरबों खरबों में है और इनमें बाहर की दुनिया से एनर्जी खींचने, खुद को माहौल के मुताबिक बनाने और अपने जैसी नस्ल आगे बढ़ाने की सलाहियत है। हालात सही हो तो जिंदगी पैदा करने वाले मॉलिक्यूल हवा में खुद ब खुद ही जाहिर हो जाते हैं, और इसका सबूत वो तजर्बा है जो 1953 में शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टैनले मिलर ने किया। मिलर ने हाइड्रोजन, मीथेन, पानी और अमोनिया को एक बंद डब्बे में जमा किया। इस मिक्सचर को गर्म किया और फिर इसमें बिजली की करंट लगाई, जैसे आतिशफिशा पहाड़ में होता है। कुछ ही दिन बाद अमाइनो एसिड पैदा हुए। अमाइनो एसिड ही मॉलिक्यूल और तमाम प्रोटीन्स की बुनियाद हैं।
हम अब ये जानते हैं कि दुनिया के शुरू के मौसम और माहौल में मीथेन और हाइड्रोजन नहीं थी, लेकिन फिर भी नताइज पैदा हुए। इससे साबित होता है कि मतलूबा माहौल मिल जाए तो जिंदगी की इब्तदाई शक्लें खुद ब खुद ही जाहिर हो जाती हैं, और जमीन पर वो मतलूबा माहौल मौजूद था। दर्जा हरारत और केमिकल्स का सही जोड़ और तनासुब जिससे जिंदगी जन्म ले सके। दर्जा हरारत सिर्फ जिंदगी की पैदाइश के लिए ही नहीं, इसे कायम रखने के लिए भी जरूरी था। जानदारों को दरमियाने दर्जा हरारत की जरूरत होती है और जमीन में इसका निजाम पहले ही मौजूद है। लेकिन कैसे? वो इस तरह के बारिश में कार्बन होता है जो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर जज्ब हो जाता है और लाखों साल वहीं पड़ा रहता है। आतिशफशा बाकायदगी से थोड़ा बहुत कार्बन हवा में छोड़ते रहते हैं। कम कार्बन का मतलब है कम कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका मतलब है ठंडा दर्जा हरारत। मौसम ठंडा हो तो बारिश कम होती है। कम बारिश का मतलब है जमीन को जखीरा करने के लिए कम कार्बन मिलेगा। वक्त के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की सतह ज्यादा हो जाती है और मौसम गर्म होने लगता है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, बारिश भी इतनी ही ज्यादा होगी, जिसका मतलब है कार्बन स्टोर हो जाएगा और टेम्परेचर नीचे गिरने लगेगा। जमीन के अपने निजाम ने यहाँ के मौसम और माहौल को मुस्तहकम रखा है। पिछले 4 अरब साल में जिस तरह सूरज की तपिश बढ़ी है, ये निजाम गर्मी का कामयाबी से मुकाबला कर रहा है, जबकि दूसरे सैयारे इसका सामना नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पर वीनस यानी जोहरा सैयारे में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा है कि वहां की गर्मी शीशे तक को पिघला सकती है। लिहाजा जानदारों के लिए जमीन बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। तो जब ये सफर शुरू हुआ तो जिंदगी की इब्तदाई शक्लें क्या थी और इनमें क्या तब्दीलियां आईं? आइए वीडियो के अगले हिस्से में देखते हैं। जमीन पर जिंदगी की सबसे इब्तदाई शक्ल को प्रोक्रिएटस कहते हैं। ये सिंगल सेल यानी यकखुलियाई ऑर्गेनिजम्स समंदर की तह में मौजूद आतिशफशा पहाड़ों में पैदा हुए थे, जहां केमिकल्स की भरमार थी। प्रोक्रिएटस बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे कि एक नुक्ते में भी हजारों लाखों प्रोक्रिएटस होते हैं। छोटे होने के बावजूद इनमें बाहर के माहौल की इंफॉर्मेशन जमा करने की सलाहियत है, जैसा कि इन्हें गर्मी का पता चल जाता है और इस पर रद्द अमल भी देते हैं। बहुत ही सादा शक्ल से जिंदगी पेचीदा कैसे हुई? इस सफर में इनकलाब लाया फोटोसिंथेसिस ने। जानदार मखलूक फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी को तवानाई में तब्दील करती है। इसका मतलब है कि जिंदगी की इब्तदाई शक्लों को एनर्जी का लामहदूद खजाना हाथ लग गया था, जिससे प्रोक्रिएटस की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। ये स्पीड इतनी तेज थी कि उस वक्त के समंदरों में जानदारों की तादाद आज की सतह से 10 गुना ज्यादा थी। 3 अरब साल पहले फोटोसिंथेसिस की ऐसी शक्ल भी मौजूद थी जिससे ऑक्सीजन पैदा हुई और उसने माहौल और मौसम को बदल कर रख दिया। 2.5 अरब साल पहले माहौल में ऑक्सीजन की मिकदार ड्रामाई हद तक बढ़ गई और ऑक्सीजन के एटम्स ने मिलकर एक तह बनाई जिसे आज हम ओजोन लेयर कहते हैं, और जो जमीन को सूरज की जहरीली शुआओं से बचा कर रखती है। और इसी की वजह से जमीन पर पहली मर्तबा एलजी ने जन्म लिया। एलजी को उर्दू में काई भी कहा जाता है और ये आम तौर पर समंदर या पानी के अंदर और इसके आसपास उगता है। इसका मतलब है कि उस वक्त तक जमीन की सतह काफी साफ हो चुकी थी। ऑक्सीजन ज़दा नया माहौल और मौसम प्रोक्रिएटस के लिए बुरी खबर बनकर आया, क्योंकि ऑक्सीजन इनके लिए जहरीली थी। इसके नतीजे में प्रोक्रिएटस का कत्ले आम हुआ और जो बच गए वो दोबारा समंदर की सतह में चले गए। इस दौरान ऑक्सीजन की वजह से दर्जा हरारत नीचे आने लगा और 100 मिलियन साल तक जमीन बर्फ में ढकी रही। ये अच्छा स्टार्ट तो नहीं था, लेकिन जमीन के अपने निजाम ने हालात पर नजर रखी और इसमें इन्हें यूक्रिएटस से बहुत मदद मिली। ये नए जरसूमे हवा से ऑक्सीजन को खींच सकते थे, जिससे मौसम और माहौल का दर्जा हरारत मुस्तहकम रखने में मदद मिली। यूक्रिएटस में एक और खास खूबी भी थी, सेक्स की। अब तक जरसूमों ने आपस में खुद को तकसीम किया था, लेकिन यूक्रिएटस ने अपने जीन्स को पार्टनर के जीन्स के साथ मिला दिया। यह तब्दीली बहुत ही अहम थी, क्योंकि इसका मतलब था कि हर नस्ल के साथ साथ
उसके जीन्स में छोटी छोटी तब्दीलियां आने लगी। क्योंकि अब पहले से ज्यादा वेरिएशंस मौजूद थी, जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा ऑप्शन मिल गए। इसलिए जानदारों में तब्दीली की स्पीड भी तेज होने लगी थी। वक्त के साथ साथ हालात फायदेमंद हुए तो फोटोसिंथेसिस यानी धूप को एनर्जी बनाने की ताकत और ऑक्सीजन की ज्यादती से निपटने की सलाहियत से एक सेल वाले सादा खुलिये ज्यादा पेचीदा और कई खुलियों में तकसीम होना शुरू हुए। पौधे, फंगाई और फिर जानवर भी समंदरों से निकलकर जमीन पर घूमने लगे। जमीन पर फोटोसिंथेसिस वाले पौधों की मौजूदगी से खुश्की पर ऑक्सीजन का माहौल पैदा हुआ, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके ऑक्सीजन हवा में छोड़ रहे थे। यही निजाम हमें आज भी जमीन पर नजर आता है। खुश्की पर जिंदगी जाहिर होने के बड़े बड़े नताइज सामने आए। पानी में तो कशिशे शकल काम नहीं करती, लेकिन जमीन पर पौधों को बड़ा होने के लिए सीधा खड़ा रहना था। इन्हें अपने अंदर ऐसे निजाम की जरूरत थी जो जमीन की कशिश के उल्टी तरफ काम करे और पानी ऊपर की तरफ ले जाए। इसी तरह जानवरों में भी हमारे दिल की तरह पंप सिस्टम पैदा हुआ, जो ग़िज़ाई अज्जा जिस्म के कोने कोने में पहुंचाता है। इन तब्दीलियों के बायस जानदारों में ज़हानत भी पैदा हुई। कुदरत के इंतखाबी अमल से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मालूमात का तबादला मुमकिन हुआ, क्योंकि ये जानना कि कोई और मखलूक खतरे में है या कौन सा पौधा खाने के लायक है और कौन सा नहीं, जिंदा रहने के अमकान बढ़ा देता था। लेकिन मुसलसल तब्दीलियों से ही जिंदगी की नई से नई शक्लें पैदा नहीं हुई, बल्कि डायनासोर्स के खात्मे से नए ममालिया जानवरों के लिए यह मुमकिन हुआ। 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स की कहानी खत्म होने में कुछ घंटे ही लगे थे, जब एक वहशी शहाबे साकिब जमीन से टकराया। आज के मेक्सिको में गिरने वाले इस खलाई जिस्म से गर्द के इतने गहरे बादल उठे कि जमीन पर अंधेरा छा गया। न्यूक्लियर विंटर आ गई, जिससे जहरीली तरीन तेजाबी बारिश हुई। आधे से ज्यादा जानवर और पौधे खत्म हो गए। उस शहाबे साकिब का सबसे ज्यादा नुकसान डायनासोर्स को हुआ, क्योंकि अपने बड़े जिस्म के बायस उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी और शहाबे साकिब के बाद इसका मिलना मुश्किल था। लेकिन इससे ममालिया जानवरों को क्या फायदा हुआ? ममालिया जानवर बहुत छोटे थे, चूहों जितने, और शायद इसी वजह से वो बच भी गए। डायनासोर्स के जाते ही नन्हे मुन्ने जानदारों को फलने फूलने का मौका मिला। इन हालात का फायदा जिसने सबसे ज्यादा उठाया वो थे प्राइमेट, यानी इंसान से पहले की मखलूक। बाकी मखलूकों के मुकाबले में इंसान की उम्र कितनी होगी? कायनात के हिसाब से देखें तो हम अभी बहुत छोटे हैं। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले कायनात के वजूद में आने को सामने रखें तो पिछले सिर्फ 60 लाख साल से हम यानी इंसान प्राइमेट्स से हटकर अपने अलग रास्ते पर चल रहे हैं। इस सफर में पहला फर्क तो ये पड़ा कि इंसान ने 2 टांगों पर चलना सीखा, जबकि इससे पहले प्राइमेट हाथों के बल चलते थे। इसके हमें बहुत फायदे हुए। मसलन 2 टांगों पर चलने के लिए हमारे कूल्हे तंग होने चाहिए थे। इसका मतलब है शुरू में इंसान ऐसे बच्चे पैदा किया करते थे जिनका अपने बल पर जिंदा रहना मुश्किल था। इससे बच्चों को वालिदैन बनकर पालने और मिलजुल कर रहने की आदत पैदा हुई। इंसानों में अब तक बहुत सी तब्दीलियां भी आई हैं। मसलन इंसानों के होमो इरेक्टस नामी नस्ल ने औजार बनाए और आग को कंट्रोल करने का तरीका सीखा। इससे खाना पकाने का काम शुरू हुआ, यानी हमारा खाना ज्यादा आसानी से हजम होने लगा। इससे बड़ी आंत का साइज छोटा हो गया और हमारे दिमागों को ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। लेकिन सबसे शानदार तब्दीलियां होमो सेपियंस के साथ आई। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, चंद हजार साल पहले की है। तो होमो सेपियंस यानी हम में और पहले की नस्लों में क्या फर्क था? सादा सा जवाब है जुबान का। दूसरे जानवर भी आपस में बातें करते हैं और तजर्बों से यह साबित भी हुआ है कि चिंपैंजियों ने चंद 100 लफ्ज याद भी कर लिए थे, लेकिन इनकी बातचीत बहुत महदूद है। जानवर एक दूसरे को करीबी खतरे से अलर्ट तो कर देते हैं, लेकिन 5 मील जनूब में खड़े शेरों के झुंड के बारे में नहीं बता सकते। जुबान की वजह से हम चीजों की मालूमात में अंदर तक घुसते चले गए। इसका फायदा ये हुआ कि हमारी इंफॉर्मेशन सही से सही होती गई,
جس سے اجتماعی تربیت کا عمل شروع ہوا، یعنی معلومات ایک انسان سے دوسرے اور ایک نسل سے اگلی نسل تک پہنچنے لگی۔ ان تبدیلیوں نے نئی انفارمیشن کا بند کھول دیا، انرجی اور وسائل کا بہتر استعمال شروع ہوا اور تفریح کے بھی نئے سے نئے طریقے سامنے آئے۔ زبان کے ذریعے ملنے والے علم کی وجہ سے انسان ریسورسز یعنی اپنے وسائل کے بہتر استعمال کے لیے سوچنے لگا، اور اس میں آبادی بھی شامل تھی۔ 30,000 سال پہلے پوری دنیا میں انسانوں کی تعداد 5 لاکھ تھی۔ 10,000 سال پہلے بڑھ کر 5 سے 6 ملین تک پہنچ گئی، یعنی آبادی کے سائز میں 12 گنا اور انرجی کی کھپت میں بھی 12 گنا اضافہ ہوا۔ اس وقت تک انسان پوری دنیا میں پھیل چکے تھے۔ سائبیریا سے آسٹریلیا تک چھوٹی چھوٹی آبادیاں مزے مزے کے کھانے کھاتی تھی، صحت مند رہتی تھی، آرام کرنے کو وقت بھی ملتا تھا، اور وہ فری وقت گانے بجانے کے ذریعے دل بھی بہلایا کرتی تھی۔ اس وقت ہم انسانی تاریخ کے نئے تھریشولڈ پر کھڑے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فوٹو سینتھسس جیسی بڑی تبدیلی نے کیسے مجموعی طور پر زندگی کے سفر کو آگے بڑھایا۔ اس سفر میں اگلا بڑا موڑ تھا فارمنگ یعنی کھیتی باڑی، اور اس کی وجہ بنا تھا آبادی کا دباؤ۔ انسانوں کی ایک نسل تھی نٹوفینز۔ یہ لوگ بحیرہ روم کے مشرقی علاقے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بنا کر رہتے تھے، جن کی آبادی چند 100 ہی ہوتی تھی۔ شروع میں یہ لوگ جانور چرا کر گزارا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے آبادی کا دباؤ بڑھا انہیں زیادہ وسائل کی ضرورت پڑی۔ لیکن کیونکہ آس پاس دوسرے گاؤں تھے، اس لیے لامحدود جگہ استعمال نہیں کی جا سکتی تھی، لہٰذا انہیں اپنے قبضے میں موجود زمین کی پیداوار بڑھانی تھی، اسی سے زیادہ فائدہ اٹھانا تھا۔ انسان کھیتی باڑی سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ کھیتی باڑی محنت والا کام تھا، لیکن پھر نٹوفین عورتوں کی ہڈیوں پر ایسے نشان ملے ہیں جو مسلسل ایک ہی حرکت کرنے سے ہڈیوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نشان اصل میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اناج پیسنے کی حرکت کے تھے، لیکن کیونکہ ضرورت تھی اس لیے کھیتی باڑی جاری رہی، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں بہتری لانے لگی، اور اسے انرجی اور وسائل پر مہارت حاصل ہوئی۔ مثلاً ایک اکیلا انسان 75 واٹ انرجی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ایک گھوڑا اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے، جس کا مطلب ہے گھوڑا ایک اکیلے انسان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سامان اٹھا سکتا ہے، کھیت میں زیادہ گہرا ہل چلا سکتا ہے۔ آبادی اور بڑھی تو اس نئی انرجی کے باعث انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ دیہات بنا کر رہنا معمول بننے کے بعد سوسائٹی نے رہنے سہنے کے نئے طریقے اور اصول بنائے، مل جل کر کام کرنا سیکھا۔ جہاں آج عراق ہے، اس علاقے میں کبھی بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، لیکن وہاں 2 دریا تھے، تگریس اور یوفریٹس۔ قدیم کسان دریا کے آس پاس چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود کر دریا کا پانی ان میں محفوظ کر لیتے تھے، لیکن وقت آگے بڑھا تو آبادیوں نے نہروں کا پیچیدہ نظام بھی کھڑا کر لیا، جن کے لیے ہزاروں مزدوروں اور ان کے لیڈروں کی اچھی خاصی کوارڈینیشن چاہیے تھی۔ 2000 سال پہلے کی بات ہے، پوری دنیا میں انسانوں کی تعداد 200 ملین یعنی صرف 20 کروڑ تھی۔ ان کی آبادیاں پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور بڑی ہو چکی تھی۔ تبدیلی کا یہ سفر اور بھی تیز ہونے والا تھا۔ آج ہم اس چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی خوراک پیدا کرنے کے لیے کئی دن انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن انسان ایک لمبے سفر کے بعد ہی اس سٹیج تک پہنچا ہے۔ زراعت کی ایک ترقی کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے اضافی چیزیں بھی پیدا کرنا شروع کر دی، یعنی ضرورت سے زیادہ خوراک اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ زراعت سے اضافی پیداوار کا مطلب ہے اضافی لوگ بھی تھے، جن کے پاس کھیتوں میں کام کرنے کا وقت تھا، کیونکہ ہر کسی کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب لوگوں کو سارا وقت کھیتی باڑی نہیں کرنی تھی تو اس کا مطلب ہے وہ اور کام بھی کرتے ہوں گے، جیسے کہ برتن بنانا اور بیچنا۔ آثار قدیمہ میں ان کاموں کے شواہد بھی ملے ہیں۔ موجودہ عراق کے علاقے میسوپوٹامیہ سے دریافت ہونے والے قدیم ترین نمونوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے برتن بہت سادہ تھے اور اکیلے آدمی کے لیے بنائے گئے تھے۔
لیکن 6000 سال پہلے انسان نے برتن بنانے کے کارخانے لگانے شروع کر دیے تھے۔ ان کارخانوں میں ایک ہی سائز کے پیالے اور پلیٹیں بنتی تھی جنہیں دور دور کے علاقوں میں بیچا جاتا۔ جیسے جیسے اضافی پیداوار بڑھی، مہارتیں اور ہنر بھی بڑھتے گئے۔ 5000 سال پہلے میسوپوٹامیہ کے شہر ارک میں سب سے عام ترین پیشوں کی فہرست بھی بنائی گئی تھی۔ اس میں درباری، پادری، ٹیکس کلیکٹر، چاندی کا کام کرنے والے، حتیٰ کہ سانپ پکڑنے والوں کے نام بھی تھے۔ اضافی پیداوار اور آبادی کا سائز بڑھنے کے ساتھ ساتھ آبادیوں اور دیہات کا آپس میں رابطہ بھی زیادہ ہونے لگا۔ باہمی تجارت کو بڑھانے کے لیے حکمرانوں نے سڑکیں بنانی شروع کی، جیسے ایران سے بحیرہ روم تک جانے والی رائل روڈ۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں بنائی گئی یہ سڑک 2700 کلومیٹر لمبی تھی۔ دربار سے منسلک افراد صرف 7 دن میں اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتے تھے، جس کے لیے ریلے سسٹم بنایا گیا تھا جہاں تازہ دم گھوڑے موجود رہتے تھے۔ عام طور پر اس سفر میں 90 دن لگتے تھے۔ انسان سفر و سیاحت، چیزوں کو شیئر کرنے، لین دین اور ٹریڈنگ کے عادی ہو رہے تھے۔ چند صدیوں بعد یہی لین دین ہماری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس اٹلانٹک اوشن پار کرنے والا پہلا شخص تھا، اور کھیتی باڑی 10,000 سال میں دنیا بھر میں پھیل چکی تھی۔ اگلے چند سو سالوں میں انسان کی ترقی کا سفر اور بھی تیز ہونے والا تھا، کیونکہ انفارمیشن اور نظریات تیزی سے دنیا کے ہر کونے میں پھیل رہے تھے، جس سے انسان کے لیے صدیوں کا سفر دہائیوں میں طے کرنا ممکن ہوا۔ 17ویں صدی میں سر آئزک نیوٹن نے کشش ثقل کا نظریہ پیش کیا تو دنیا بھر سے ملنے والی معلومات ان کی پہنچ میں تھی۔ مثلاً یہ موازنہ کہ وال کلاک کا پینڈولم پیرس میں، امریکہ میں اور افریقہ میں ایک ہی طرح سے ہلتا ہے۔ اس سے پہلے سائنسدانوں کو اپنے نظریات اتنی بڑی سطح پر ٹیسٹ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ڈسکوری اور ڈیولپمنٹ کے عمل سے ایک اور چیز دریافت ہوئی: فاسل فیول انرجی۔ فاسل فیولز نے سوسائٹیز کو کھیتی باڑی سے کئی گنا زیادہ انرجی ملنے لگی، جس نے انسانی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ فاسل فیول سے فائدہ اٹھانے والا سب سے پہلا ملک انگلینڈ تھا، جو سن 1700 تک اپنی انرجی کی آدھی سے زیادہ ضرورت لکڑی کی بجائے کوئلے سے پوری کر رہا تھا۔ 1770 میں سر جیمز واٹ نے سٹیم انجن تیار کر دیا، جس سے فیکٹریوں میں بھی کام سٹیم انجن پر ہونے لگے۔ یہی انجن گہری کانوں میں بھی جانے لگے تھے، جس سے کوئلے کی پیداوار اتنی زیادہ ہو گئی کہ 1800 سے 1900 کے درمیان کوئلے کی مقدار میں 55 گنا اضافہ ہوا۔ صرف یہی نہیں، کوئلے نے دنیا کا نقشہ بھی بدل کر رکھ دیا۔ مثال کے طور پر سٹیم پر چلنے والے انگلینڈ کے بحری جہازوں نے چینی بحریہ کو ہرا کر 1842 میں چین کی بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بجلی کی دریافت اور کوئلے کو بجلی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت سے ایک اور شعبے میں جدت آئی، وہ تھا کمیونیکیشن۔ 19ویں صدی کے شروع میں کمیونیکیشن کا تیز ترین ذریعہ گھڑ سوار میسنجر تھا۔ 1837 میں ٹیلی گرام کی ایجاد نے پیغام رسانی کو لائٹ کی سپیڈ جتنا تیز کر دیا تھا۔ کائنات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جانداروں کی صرف ایک قسم نے پوری دنیا پر نہ صرف اپنی حکمرانی قائم کی ہے، بلکہ اس کے انوائرمنٹ کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے، اور وہ قسم ہے انسان کی۔ اپنے کاموں کے نتیجے سے بے خبر یہ مخلوق آج دنیا کو اپنی مرضی سے چلا رہی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے ہم نے ایسی معاشی ترقی دیکھی ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی ممکن نہیں تھی۔ اس ترقی کا صحرا فاسل فیول اور ٹیکنالوجیکل جدتوں کے سر ہے۔ یہ دور ہے اینتھروپوسین یعنی انسانوں کا۔ زراعت کو دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نائٹروجن سے بنی کھادوں سے زرعی پیداوار میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے، جس سے کئی ارب انسانوں کو پالنا ممکن ہوا۔ 1950 میں پوری دنیا کی آبادی 2.5 ارب تھی، لیکن آج 7 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ بے پناہ معاشی ترقی کا مطلب ہے انسان ہونے کا جو ایکسپیرینس ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کئی صدیوں تک انسان کی زندگی فصلوں کی دیکھ بھال، گائے بھینسوں کا دودھ نکالنے یا آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے میں گزر گئی،
آج یہ کام ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اب شہروں میں رہتے ہیں جن کی شکل و صورت قدرتی ماحول نے نہیں، انسان نے خود بنائی ہے۔ خوبیاں چاہے کتنی ہی ہوں، اینتھروپوسین نے بڑے بڑے نقصان بھی کیے ہیں۔ ایک طرف معاشی ترقی ہے تو دوسری طرف عدم مساوات، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی 4.5 کروڑ افراد غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماحول پر اینتھروپوسین کے اثرات کہیں زیادہ ہیں۔ بائیو ڈائیورسٹی کا کچھ پتہ نہیں۔ صفحہ ہستی سے جانداروں کے مٹنے کی رفتار چند سالوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم نے اپنے قریب ترین رشتہ دار پرائمیٹ کو خاتمے کے قریب پہنچا دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ کہ ہم اس توازن کو خراب کر رہے ہیں جس نے اس دنیا کے ماحول کو قائم رکھا ہے۔ اندھا دھند کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج سے سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اگلے 20 سالوں میں دنیا کہیں زیادہ گرم ہو جائے گی اور کئی ساحلی شہر ڈوب جائیں گے۔ اس سے زراعت مشکل اور موسم شدید ہو جائیں گے۔ آخر ہماری زمین کا مستقبل کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں سال بعد کی بات کریں تو زمین سورج کا حصہ بن جائے گی۔ انسان کے زاویے سے دیکھیں تو مستقبل آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی کہانی مجموعی طور پر ترقی کی داستان ہے۔ آج چیزیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں ہم جو کچھ کریں گے، زمین کو اس کے نتائج ہزاروں سال تک دیکھنے پڑیں گے۔ اسٹاک ہوم ریزیلینس سینٹر نامی ایک ادارے نے انسانوں کے لیے چند حدیں واضح کی ہیں اور کہا ہے کہ ان حدوں کو کراس کرنا ہمارے مستقبل کو خطرے میں ڈال دے گا۔ ان حدوں میں بائیو ڈائیورسٹی اور موسمیاتی تبدیلیوں کو خاص جگہ دی گئی ہے، لیکن ریسرچرز کہتے ہیں کہ بائیو ڈائیورسٹی کی حد ہم پہلے ہی پار کر چکے ہیں، جبکہ موسمیاتی تبدیلی کی حد بھی جلد ہی پار ہو جائے گی۔ ان حالات میں ہمارے لیے ایک اچھا مستقبل کیا ہوگا؟ 19ویں صدی میں ماہر معیشت جان سٹوارٹ مل نے مسلسل ترقی کے بغیر مستقبل کا تصور پیش کیا۔ اس کی دلیل تھی کہ صنعتی انقلاب کے بعد ہر طرف ایک نفسہ نفسی کا ماحول ہے اور ایک ایسی دنیا پیدا ہوئی ہے جہاں صرف اس انسان کو نارمل سمجھا جاتا ہے جو دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا رہے۔ مل کا خیال تھا کہ اس کی بجائے مکمل توازن کی حالت زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں کوئی امیر ہونے کی خواہش نہ رکھے۔ کیا ہم دنیا کے ایک مستحکم نظام کی طرف پہنچنے والے ہیں؟ ایسی دنیا جہاں انسانیت نے ترقی بھی کی ہے اور اس میں توازن بھی قائم ہے۔ اس نئے دور میں انسان خود کو ایسے ہی ریگولیٹ کرے گا جیسے زمین اپنے نظام کو خود ریگولیٹ کرتی ہے۔ ایسی دنیا کے لیے حالات پہلے ہی سازگار ہیں۔ سائنسدانوں میں اس نقطے پر اتفاق ہے کہ انسان کس طرح اس سیارے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ حقائق پیرس کلائمیٹ ایکارڈ جیسے ڈاکیومنٹس میں موجود ہیں۔ کمی ہے تو ارادے کی۔ زیادہ تر لوگ آج بھی خطرے کے علام نظر انداز کر رہے ہیں۔ بہت کم حکومتیں اگلا الیکشن جیتنے کی سوچ سے آگے نکل رہی ہیں۔ ہر حکومت پر یہ دباؤ ہے کہ وہ دنیا کے اجتماعی مسائل چھوڑ کر اپنے لوگوں کی فکر کرے، لیکن سسٹینیبل دنیا کے حصول میں سب کا فائدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان اس دنیا پر ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں سال تک آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔